सो पहला क्लास है ऑफिशियली, ठीक है। और सबसे पहले अब तो रिजल्ट भी आ गया आप लोगों का, ठीक है। और होमवर्क तो कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। होमवर्क दिया था मैंने आपको कि जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको कंप्लीटली सॉल्व करना है, जहाँ जो पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था उसके अलावा, ठीक है। तो सिलेबस क्या है, कोई आइडिया है? मैंने 12-13 टॉपिक लिखवाए थे आपको। कौन कौन से टॉपिक थे? स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, रीडिंग कॉम, क्या, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नरेशन, वॉइस, ये सब तो ग्रामर के बेस डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। उसके अलावा आरसी हो गया, वर्ड ऑर्डर, सेंटेंस ऑर्डर हो गया, ठीक है। एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक। उसके अलावा ईडियम एंड फ्रेजेस, आजकल स्पेलिंग टेस्ट भी एक आध बार पूछ लिया है उन्होंने। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पूछ सकते हैं, ठीक। तो ग्रामर का वो पार्ट जो अभी तक क्वेश्चन में नहीं आया है वो भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग जो है 5 टॉपिक में सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है। पहला तो टॉपिक होगा हमारा सेंटेंस का, जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको बताया था कि सिर्फ सेंटेंस के बेस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है ना? याद है क्वेश्चन? याद हो जाना चाहिए। अब कौन सा क्वेश्चन है? नहीं है ना? होना चाहिए, डिस्कस किया है हमने। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आई थिंक 37 या 38 है, ठीक है। 2022 सितंबर वाला, जिसमें बोला गया है इफ आई विल बी द मिलेनियर, ठीक है। वो काइंड ऑफ सेंटेंस के बेसिस पे क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेंस। तो टेंस में हम टेंस तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, बट इसमें हम वॉइस, ठीक है, और नरेशन साथ साथ करेंगे, ठीक है। वॉइस और नरेशन के बीच में आता है सीक्वेंस ऑफ टेंस, और एक्चुअली में इसी के बेसिस पे नरेशन है। सीक्वेंस ऑफ टेंस के बेसिस पे ही नरेशन है, ठीक। तो ये हो जाएगा। फिर इसके बाद तीसरा जो होगा, थर्ड होगा, वो क्या होगा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक। तो इसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब एक एक करके करेंगे। ये लंबा चलेगा। थर्ड पार्ट जो है वो थोड़ा सा लेंदी जाएगा। फिर आएगा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ठीक। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट के फिफ्थ में मिसलेनियस टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें भले आपको समझो कि ये वो वाला पार्ट होगा जो ग्रामर में अभी तक पूछा नहीं गया है, ठीक है। उसको हम देखेंगे, क्या पता नेक्स्ट टाइम हो सकता है आपका टॉपिक आ जाए, अगला टॉपिक उसी में से आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। कोई डाउट? इसको नोट कर लेते हैं। ऐसे सुन क्या रहे हो, ठीक है। इसको नोट कर लो, और जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे इसको टिक करते जाना आप लोग, ठीक है। सेंटेंसेस क्या होता है? 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको। पहली चीज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ठीक। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। और दूसरी चीज, कंप्लीट मीनिंग होगा, ठीक। दूसरा हो सकता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट इनकम्प्लीट मीनिंग हो, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है बट मीनिंग इनकम्प्लीट हो,
तीसरा क्या कंडीशन हो सकता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और नो मीनिंग एट ऑल। ठीक है, ये चेंज करके लो, 2-4 लेके आ जाना। ग्रुप ऑफ मीनिंग है बट कोई उसका मीनिंग नहीं है। अच्छा, वहां रख रखा था, मैं वही को मैं नया वाला लाया ऐसे चल। ठीक है, कोई नहीं। इस केस को हम क्या बोलेंगे? इनकरेक्ट, या तो वो सेंटेंस होगा या फिर फ्रेज होगा। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटेंस। और ये क्या है फिर? दिस इज कॉल्ड फ्रेज। अब फ्रेज से ही दो चीजें निकल के आएंगी, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। ठीक, इडियम एंड प्रोवर्ब्स। while living in Rome, do as Romans do। जैसा देश वैसा वेश। तो प्रोवर्ब का मतलब हो गया कि ये लोकल होगा। ठीक है, मतलब ये रीजन टू रीजन डिफर करेगा। हो सकता है घर में ताना मारने का आपका लैंग्वेज अलग हो, एक पंजाबी जो है वो अलग तरीके से ताना मारेगा, मतलब लैंग्वेज में फर्क हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग रीजन में जाओगे तो एक ही काम निकम्मे को अलग अलग तरीके से बोला जाएगा। ठीक, तो वो सब क्या हो गया? प्रोवर्ब। और इडियम्स क्या हो गया? इडियम का मतलब होता है इसका एक्चुअल मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम लिटरल मीनिंग। जो इसका वैसे पढ़ने के बाद आपको मीनिंग लगेगा, उससे एक्चुअल मीनिंग जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे ऑन दी रॉक्स। ऑन दी रॉक्स का मतलब आइस क्यूब होता है, लेकिन वैसे मीनिंग, लिटरल मीनिंग इसका होगा हाँ रॉक्स के ऊपर। ठीक है, पत्थरों के ऊपर, बट ऐसा नहीं है इसका मीनिंग। ठीक है, अब इसी तरीके से जो पेपर में आया था आपके, वो क्या था? स्पॉटिंग एरर में आ गया था इडियम। स्पॉटिंग एरर में इडियम दिया था। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे? या तो अगर आपको एग्जैक्टली आता हो तो ही आप ऑप्ट करेंगे, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे, उसको ऑप्ट नहीं करेंगे, उसको नहीं अटेम्प्ट करेंगे। याद है क्या था क्वेश्चन? क्या? हाँ, करेक्ट क्या था? अ बर्ड इन अ हैंड वर्थ टू इन द बुश। बेटर देन के जगह पे क्या लगाना था हमने? वर्थ। ठीक, तो ये चीज है। अलग से इडियम फ्रेजेस भी आए थे, स्पॉटिंग एरर में भी एक इडियम फ्रेज पूछ लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। ठीक है, ये चीज है। ठीक, मिटा दो, लिख दिया हो तो नहीं। अब नेक्स्ट जो है वो ये है कि सेंटेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है ना? वैसे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जो बात है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जब तक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं आएगा तब तक जो है वो सेंटेंस फॉर्म ही नहीं हो सकता। सेंटेंस का एक बेसिक सा रूल होता है एस वी एंड ओ, जिसमें सब्जेक्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट डूअर हो सकता है। ठीक है, और हो सकता है कि सब्जेक्ट डूअर ना भी हो। ठीक,
अगर ये सब्जेक्ट डूअर है तो ये सेंटेंस एक्टिव होगा, और अगर ये डूअर नहीं है तो ये सेंटेंस पैसिव होगा। मैं अभी आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट जो है, एक और चीज है, सब्जेक्ट हो सकता है कि विद ऑब्जेक्ट हो। सबसे पहले तो विदाउट ऑब्जेक्ट हो सकता है, या ये कह लो कि कॉम्प्लीमेंट, ठीक, या फिर विद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट हो। अब इससे क्या फर्क पड़ता है सिंगल वर्ड का, ही प्लेज, तो ये कौन सा हो गया, ही प्लेज, तो ये तो सीधा सीधा सब्जेक्ट हो गया विदाउट कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, नहीं है इसमें। ही along with his 3 friends, ठीक है। अब यहां पे दिक्कत क्या आती है विद ऑब्जेक्ट और विदाउट ऑब्जेक्ट में, कि जब ये इतना बड़ा सब्जेक्ट का पार्ट आएगा तो फिर वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगेगा, एज वेल एज, अलोंग विद, इन सब में हम कॉम्प्लीमेंट को कंसीडर नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ डूअर को, यानी कि सब्जेक्ट वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं। इसके अकॉर्डिंग लगेगा इज प्लेइंग, ठीक। ऐसे तो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गया, जिसमें ये मेन वर्ब है और ये एक्शन वर्ब है, ठीक। प्लेइंग जो है वो एक्शन वर्ब है, इस जो है वो मेन वर्ब या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं उसको। और ये पूरा का पूरा पार्ट ही अलोंग विद हिज 3 फ्रेंड्स। अब आपको लगेगा कि 3 फ्रेंड्स है तो यहाँ पे प्लूरल आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे। बट अभी आप ये समझिए कि हो सकता है सब्जेक्ट सिंगल आ जाए विदाउट ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट, जैसे कि ये है, हो सकता है कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट के साथ आ जाए, जैसे कि ही अलोंग विद हिज 3 फ्रेंड्स। तो अलोंग विद हिज 3 फ्रेंड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो या फिर ऑब्जेक्ट कह सकते हो, पार्ट ऑफ सब्जेक्ट ही है ये, ठीक है, क्लियर, ठीक। अब आ जाओ कि ये वाला भी देख लो, ठीक है, ये एक्टिव वाला, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, ठीक, ही प्लेज फुटबॉल। अब यहां पे ही जो है वो डूअर है, ये जो एक्शन हो रहा है इसको करने वाला ही है, ठीक है। लेकिन जब इसी को चेंज करके हम बोलेंगे फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम, अब आप इसको ध्यान से मीनिंगफुली देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि फुटबॉल जो है वो सब्जेक्ट जरूर है, बट ये डूअर नहीं है। फुटबॉल एक्शन नहीं कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन ही कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, ही, लेकिन ही इसमें ऑब्जेक्ट है, समझ आ रहा है, हाँ। तो हम सिर्फ अभी सब्जेक्ट वाले पार्ट को देख रहे हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट में हमने इसको देखा ये डूअर है क्योंकि ये एक्शन को प्ले कर रहा है, तो ये एक्टिव हो गया। यहां पे ये सेंटेंस कैसे पैसिव है, क्योंकि यहां जो सब्जेक्ट है वो डूअर नहीं है, फुटबॉल एक्शन को नहीं कर रहा है बल्कि ही एक्शन कर रहा है जिसका इंपैक्ट फुटबॉल पे है, बट फुटबॉल अभी के पोजीशन के हिसाब से सब्जेक्ट के जगह पे है। तो सब्जेक्ट हो सकता है डूअर हो और हो सकता है कि डूअर ना हो। जब डूअर होगा तो एक्टिव होगा और जब डूअर नहीं होगा तो पैसिव होगा, ठीक। कोई डाउट, क्लियर, सब्जेक्ट का पार्ट क्लियर है, सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, इसको नोट कर लो आप एक बार। चलिए अब इसके बाद क्या है, सब्जेक्ट तो देख लिया एसवीओ का, कोई डाउट तो नहीं है ना, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। अब आ जाते हैं वर्ब के ऊपर, ठीक है। कोई भी चाहे छोटा सेंटेंस हो या फिर बड़ा सेंटेंस हो, 4 लाइन का सेंटेंस, एक था ना तुम्हारे में एन ऑनेस्ट एरर था, 2 लाइन का सेंटेंस है वो, देख के तुम खुद भी कंफ्यूज हो सकते थे कि पता नहीं क्या एरर दे दे इसमें,
इतने सारे वर्ड दे, 2 लाइन का सेंटेंस होने का मतलब बहुत सारे वर्ड्स, किसी में भी एरर हो सकता है। लेकिन एरर कितना था? टुच्चा सा एरर था, टुच्चा सा एरर था, ए की जगह एन लगाना था। ठीक है, तो घबराना भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो वर्ब जो है वो 2 तरीके का होता है। वर्ब का फंक्शन तो मालूम है आपको। वर्ब क्या सूट करता है? या तो एक्शन, जिसको आप एक्टिविटी कह सकते हो, या फिर स्टेट। कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो स्टेट के साथ साथ एक्शन भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और अगर कोई ऐसा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं इनको, तो कोई ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो बिना एक्शन के यूज ही नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलते हैं? मोडाल्स। जैसे कि कैन, मे, माइट, इनके साथ एक्शन वर्ब चाहिए ही चाहिए। अब जैसे डू है, डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है और नॉर्मल वर्ब के भी उसमें भी यूज होता है। ठीक, तो ये चीज है। बट वे मेन जो है वो क्या है? वर्ब या तो स्टेट बताएगा या फिर एक्शन बताएगा। ठीक है, इसको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। स्टेट यानी कि इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, सिंपली, ठीक है, शैल, विल, ये सब क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इसको इंडिकेट करेंगे। मतलब कि जिन सेंटेंसेस में ये वर्ड्स आ गए, इसका मतलब ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड के टेंस से बिलोंग करते हैं। क्लियरली यू विल आइडेंटिफाई इट। ठीक, एक्शन, एक्शन में आपको पता है किसी भी एक्टिविटी को शो करने के लिए हम एक्शन वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हो गया डू, डज, और ये दोनों जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है। एक्शन में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में डू भी होगा और डज भी होगा। फिर उसके बाद आता है पास्ट, और फिर उसके बाद आता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 फॉर्म होते हैं मेन एक्शन वर्ब के। इसको V1 बोलते हैं, इसको V2 बोलते हैं और इसको V3 बोलते हैं। ठीक, V1 नेचुरली प्लूरल होता है। ठीक है, और हम S या ES लगा के इसको सिंगुलर बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये नेचुरली प्लूरल होगा। हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसमें एस और एस लगा के सिंगुलर बनाते हैं। थोड़ा सा ट्रिक यही है, क्योंकि सब्जेक्ट में हम जनरली नाउन और प्रोनाउन को यूज करते हैं, तो प्रोनाउन के तो वर्ड्स फिक्स है, उसका नंबर भी फिक्स है। जैसे दोज हो गया वो प्लूरल हो गया, दैट हो गया वो सिंगुलर हो गया। ठीक है, ही हो गया वो सिंगुलर हो गया, देम जो दे हो गया जो वो प्लूरल हो गया। बट नाउन में हम प्लूरल और सिंगुलर इसका फॉर्मेशन करते हैं। जैसे बॉय है वो सिंगुलर है, जब वहां एस लग गया तो क्या बन गया? प्लूरल बन गया। ठीक, और सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट, ये जो SV है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सबसे स्मॉलेस्ट सेंटेंस के लिए ये 2 होना जरूरी है। ही प्लेज सबसे छोटा सेंटेंस है। ठीक है, ही प्लेज सबसे छोटा सेंटेंस है, जिसमें ही जो है वो सिंगुलर है और प्लेस जो है वो भी सिंगुलर है, हमने बनाया। और यही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, एक ही लाइन का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब इसको चाहे पहाड़ जितना बड़ा बना लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर ऑफ सब्जेक्ट मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ वर्ब, या नंबर ऑफ वर्ब मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगा। क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है तो वर्ब को हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट का मतलब द नंबर ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब मस्ट बी इक्वल। ठीक, तो नेचुरली तो प्ले होगा ना, नेचुरली प्ले होगा, और प्ले प्लूरल होता है, तो ये हम वी के साथ लगा नहीं सकते, तो हम बना देते हैं प्लेज और एग्री करा दिया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। ठीक, तो ये चीज है, इसका कोई फॉर्म नहीं होता है, मतलब ये सिंगुलर वाले का ना कोई ऐसा नहीं होता है वर्ब का 5th फॉर्म और 6th फॉर्म, ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर आर ओनली 3 फॉर्म्स, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इसके अलावा हम अपने यूज के लिए बनाते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो वो प्रेजेंट के फॉर्म में हम जब पार्टिसिपल
ing ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है वो। ठीक, इसका भी यूज होता है टेंस में, हमें मालूम है। ठीक है, पास्ट क्या हो गया, प्लेड। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल प्लेड। कई बार जब ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब। क्या बोलते हैं, रेगुलर। अब ये डू पास्ट में क्या हो जाएगा, डिड, और पास्ट पार्टिसिपल में डन। ये तीनों इंटरनली चेंज हो गए। तो ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब या फिर इरेगुलर वर्ब। इज इट क्लियर, समझ गए। ठीक, इसके अलावा वर्ब के दो और फॉर्म होते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। ठीक है, तो वो हम वर्ब के डिटेल में पढ़ेंगे, जब वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसको। ठीक है, अभी के लिए सब्जेक्ट और वर्ब इतना है। क्लियर, कोई डाउट है, नोट इट डाउन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट जो है वो तो आपको मालूम ही है ऑब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा जो भी सेंटेंस में आता है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड वर्ब के अलावा जो आता है वो ऑब्जेक्ट है। और वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को साथ में हम क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट। ठीक है, और ये सब्जेक्ट। तो कई बार आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी देखा होगा। ठीक है, जैसे अब एक सेंटेंस है, ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स लिव्ड अ मॉन्क। इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। हाँ, हाँ, ये जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है, क्योंकि एक्टिविटी ये हो रही है तो ये क्या है, दिस इज वर्ब, और ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट। तो वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आर पार्ट ऑफ प्रेडिकेट, जबकि सब्जेक्ट जो है वो सेपरेट रहेगा। यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है बिल्कुल लास्ट में यूज किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या मालूम चलता है, हाँ, कि ऐसा कोई रूल नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो एकदम स्टार्टिंग वाला वर्ड ही होगा। ठीक है ना, क्लियर। इट इज नॉट अ रूल कि सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग वाला सब्जेक्ट वर्ड होगा, इसलिए ये एग्जांपल दिया है। ठीक, अब आ जाओ कैटेगरी में। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, और अभी मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, बस कैटेगरी बता दूंगा। कैटेगरी का किस कैटेगरी से, जैसे जो क्वेश्चन आया था वो प्रेडिकेट सॉरी ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस से आया था। कितने तरीके के होते हैं, असर्टिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा एक्सक्लेमेटरी, और चौथा इंपेरेटिव, पांचवा हाँ प्रोकेटिव, पांचवा होता है ऑप्टेटिव। और एक और मैं कैटेगरी में रखता हूं जिसको मैं बोलता हूं क्वेश्चन टैग। जो आपका इफ आई वर वाला जो क्वेश्चन था, जो 38 आपके पेपर में आया था, वो इस वाले पार्ट से आया था, ऑप्टेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस। क्यों, क्योंकि ये किस चीज के लिए यूज होता है, इमेजिनेशन। जब आप एक जगह से दूसरी जगह पे रख करके अपने आप को इमेजिन करते हैं या इस तरीके की कोई बात बोलते हैं, इसको एक और वर्ड से डिफाइन करते हैं, कोई अनफुलफिल्ड डिजायर हो।
डिफरेंस है कंडीशनल सेंटेंसेस में और इस सेंटेंस में फर्क है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वाले क्लास में देख लेंगे कि क्या फर्क है, ठीक है। बट फिलहाल तो ये है, इंपेरेटिव मल्टीपल टाइप ऑफ सेंस को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, ठीक है। इसमें सजेशन वाले पार्ट में लेट यूज होता है, जहां से स्पॉटिंग एरर या मतलब क्वेश्चन का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक इस पार्ट से क्वेश्चन आता है, ये पूरा ऑप्टेटिव वाले पार्ट से आता है, क्वेश्चन टैग से आपको मालूम है ये आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट समझना तो ये भी जरूरी है, ये सडन फीलिंग्स को बताता है। सडन फीलिंग किसी भी चीज की हो सकती है, शॉक, सरप्राइज, एनीथिंग, ठीक है। फिर इंटेरोगेटिव और असर्टिव, इसका जो है ना स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि असर्टिव ये कहता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, और इंटेरोगेटिव ये कहता है कि हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब जो है वो पहले आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। इस दोनों के बेसिस पे ही अगर मैं कह दूं हाउ यू आर, तो ये गलत हो जाएगा, जबकि मैं कह दूं हाउ आर यू, तो ये सही होगा। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आया है सब्जेक्ट के, इसके वजह से ये करेक्ट हुआ है, ठीक है। हाउ लगने की वजह से ये क्वेश्चन नहीं बना है। क्वेश्चन क्यों बना है? क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का प्लेसमेंट डिफरेंट है। तो क्वेश्चन बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि सब्जेक्ट जो है वो वर्ब के बाद ही आना चाहिए। वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब के, नॉट एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक। कोई डाउट? ठीक, तो इसको हम और डिटेल में कल पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और डिटेल में कंप्लीट कर लेंगे। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? पक्का? तो आज के चैप्टर से आपको ये ध्यान रखना है, इडियम एंड फ्रेजेस में क्या डिफरेंस है, प्रोवर्ब क्या होता है, ठीक है। फ्रेज कुछ भी हो सकता है, एक सिंपल फ्रेज भी हो सकता है, जैसे इन द गार्डन, इन द गार्डन, ठीक है, ऑन द रॉक्स। अब जैसा इन द गार्डन है वैसे ही ऑन द रॉक्स है, गार्डन में या पत्थरों पे, लेकिन इसका जो मीनिंग है पत्थरों पे वो है नहीं, तो ये फ्रेज तो इडियम हो जाएगा, बट क्या ये इडियम है? नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रेज है, जबकि ये दोनों कैटेगरी को क्वालिफाई कर रहा है। तो फ्रेज एक तरीके से बड़ा हो गया, उसमें हो सकता है इडियम हो सकता है फ्रेज हो, या फिर हो सकता है प्रोवर्ब हो, ठीक। तो ये चीज है। कोई डाउट? एनी क्वेश्चन? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।